निखिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आईबीएम पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म खेल नीति पर। और मुझे लग रहा है आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि कमेंट्री में तो बड़ा कम टाइम मिलता है बातचीत करने का। यहाँ आपके पास फुल ऑन टाइम है कि आप पूरा एक्सप्लेन करें जो कुछ भी आप मैदान पे देख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जी कि पॉडकास्ट में मेरी आवाज और लोगों तक वो चीजें पहुंचा सकूं, जो कई बार वो चीजें जो बहुत सी चीजें समझ नहीं पाते, या जी वो बहुत सी चीजें उनके पास पहुंच नहीं पाती। क्योंकि फर्क ये है कि जब आप गेम देखते हैं तो हर गेम का जो होता है उसके पीछे पिछले ओवर में क्या हुआ उसका बहुत बड़ा एक कारण होता है, जो अगले जी ओवर में होने वाला है या अगली गेंद पे होने वाला है। किसी कप्तान ने वो क्यों निर्णय लिया, क्यों नहीं लिया, तो ये सब चीजें गुफ्तगू आपके साथ करेंगे। आप भी भाई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, आप भी तैयार हैं? थंडरस्टॉर्म आया अहमदाबाद के मैदान पर। मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ही थंडरस्टॉर्म आ गया था मेरे घर पे भी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इंटरनेट कनेक्शन रुका। लेकिन थंडरस्टॉर्म ने यहाँ तो शो रोक दिया, लेकिन वहां शो विराट कोहली के पक्ष में कर दिया। ड्यू फैक्टर चला गया और अचानक मैच की तस्वीर पूरी बदल गई। ये कोहली का किस्मत कनेक्शन इसको कहेंगे। एबी डिविलियर्स का थंडरस्टॉर्म, दूसरा एक और थंडरस्टॉर्म की बात कर लें। एक ही दिन में दो दो थंडरस्टॉर्म देखा आपने एज अ कमेंटेटर अहमदाबाद के मैदान पर। देखिए, एबी डिविलियर्स की जो बल्लेबाजी रहती है राजीव भाई, वो तो अद्भुत। जिस जी तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, और कल भी जिस तरीके से उन्होंने आखिरी ओवर में 23 बनाए, तो वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। आप जी देखते हैं कि आखिरी ओवर में जहां बाकी सब बल्लेबाज इतनी अच्छी तरीके से उस पिच पे बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, बड़ा मैदान है, ये इंसान मुझे लगता है एक वो स्प्लिट सेकंड ना गेंद को पहले देख लेते हैं, तभी जी इतनी जल्दी पोजीशन में आ जाते हैं। 23 रन आखिरी ओवर में, और वहां से वो मुकाबला फिर पीछे नहीं देखा। और मुझे लगता है कि विराट कोहली की किस्मत की आपने बात की, मजे की बात देखिए, कल मुकाबला आरसीबी जीती है, और लेकिन विराट कोहली का बल्ला शांत रहा है। जी तो जब उनका बल्ला शांत है फिर भी अगर आरसीबी जीत रही है, तो पता चलता है कि टीम की गहराई कितनी है। जी उनका बल्ला बोलने लगेगा तो फिर और आसान हो जाएगा उनको जीतने के लिए। लेकिन एक बतौर कप्तान के लिए और एक एक्स फैक्टर प्लेयर, एक चैंपियन प्लेयर के लिए, उनको खुद वापस ड्रेसिंग रूम में जाके ये महसूस हो रहा होगा कि आज अगर मेरा बल्ला शांत भी रहा है, लेकिन हमारी टीम फिर भी जीती है, और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने पॉइंट्स टेबल पे दर्ज किया और आगे निकल गए। बिल्कुल। लेकिन एक एक जो हैरानी होती है, अगर हम दो कप्तानों की बात करें यहाँ पे, क्योंकि आप लीड कर रहे होते हैं निखिल भाई, और आप ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं, क्योंकि हम सब जो चीजें देखते हैं वो बीच में एड्स आती हैं और तमाम चीजें होती हैं वो रुक जाती हैं, बट आप जो देख पा रहे हैं एज अ कैप्टन, आपको लग रहा है ऋषभ पंत बहुत गलतियां कर रहे हैं जिसका खामियाजा दिल्ली कैपिटल्स उठा रही है। पिछला मैच सुपर ओवर में वो जीत गए, किस्मत थी उनके साथ। आज किस्मत विराट कोहली के साथ थी, गलतियां फिर सेम हुई वैसी। लेकिन इस बार जो है बाजी हाथ से निकल गई दिल्ली कैपिटल्स के। कैसे आप देख रहे हैं ऋषभ पंत की कप्तानी को? ये एज ए, क्योंकि आप दिल्ली से खेले भी हैं और दिल्ली से ऋषभ पंत आते भी हैं, तो ये भी एक कनेक्शन है कि ज्यादा बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं ऋषभ पंत क्या कुछ गलतियां कर रहे हैं। देखिए राजीव भाई, गलतियां मैं नहीं कहूंगा, युवा कप्तान है, जी बट उसमें कई बारी क्या होता है कि कितनी बारी वो निर्णय खुद ले रहे हैं। क्योंकि जी आप देखते हैं कि रिकी पॉन्टिंग अगर डगआउट में बैठे हैं तो उनका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है जी बतौर कोच, अगर वो निर्णय ले रहे हैं, या मैदान के बीच में ऋषभ पंत निर्णय ले रहे हैं। मैं मानता हूँ युवा कप्तान है, अभी सीख रहे हैं। बहुत से लोगों को सवाल में दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा, अरे भाई वो लास्ट ओवर मार्कस स्टोइनिस से क्यों करवाया, क्या वो गलत से जो है वो जी गलत बैठ गई? देखिए, अगर आप उनको देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए, एबी डिविलियर्स को, तो उनकी सोच यही उस समय थी कि मैं अपने प्रमुख गेंदबाजों से गेंदबाजी करा लूं, उनको विकेट आउट करने के लिए। अगर उस टाइम जी पे एबी डिविलियर्स आउट हो जाते तो इतने रन भी नहीं बनते। हम्म और एक बार एबी डिविलियर्स राजीव सेट हो जाता है, आपको भी पता है, तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज हो, तो उसके लिए आखिरी ओवर डालने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। डेल हम्म, स्टेन वाला याद है ना, उनको मैदान के चारों तरफ दिखाया था। तो वो एक जी पट है। मैं मानता हूँ कि उस समय वो निर्णय सही था कि जी उन्होंने कि अपने मेन बॉलर से बॉलिंग कराई, कि उनको आउट करने की सोच थी। T20 में बतौर गेंदबाज ना आप तभी बच सकते हैं जब सामने वाला बैट्समैन आउट हो जाए। आप बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि बतौर टीम आपने अगर अपना ओवर निकाल दिया, आने वाले अगले ओवर में दिक्कतें यही होंगी कि तो फिर किसी और गेंदबाज के ऊपर बिल फटेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना काम करें। एक गेंदबाज को 24 गेंदें मिलती है, उसमें वो विकेट निकालने के लिए देखे, तभी कहीं कुछ जाके आपको फायदा होगा। और शायद ये कैलकुलेशन ही है निखिल भाई की जो चीजें आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, और अच्छा कप्तान वही है जो कैलकुलेट कर ले। अब कल का जो एग्जांपल अगर हम देखें, यजुवेंद्र चहल ने 2 ओवर में 10 रन दिए, लेकिन उनको बॉलिंग नहीं कराई विराट ने, क्योंकि सामने 2 लेफ्ट हैंडर्स थे।
ठीक उसी तरह से वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने 4 ओवर कराए, जो आमतौर पे वो उनके कोटे नहीं कराते हैं। तो ये बड़ा फर्क डाल देता है जब आप एज अ कैप्टन कैलकुलेशन आप मिस करते हैं, और 2 बार से कैलकुलेशन तो मिस हो ही रही है कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल से। देखिए मैं कैलकुलेशन नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि बड़ी आक्रामक सोच के साथ उन्होंने कप्तानी की कि वो अपने जी मेन बॉलर से बॉलिंग कराए और एबी डिविलियर्स को आउट करने को देखे। उस समय कोई भी गेंदबाजी कर रहा होता तो आखिरी ओवर में तो दिक्कतें होती। आपकी सिर्फ बतौर जी कप्तान ये है कि जिस तरीके से बहुत बारी हमने देखा कि आईपीएल में कप्तान होते हैं कि अगर कोई नया बैट्समैन आता तो वो अपने एक पार्ट टाइम गेंदबाज का एक ओवर निकाल देते हैं कि एक ओवर निकल गया। बट एबी डिविलियर्स जैसा सामने खिलाड़ी, एक्स फैक्टर वाला खिलाड़ी होता है राजीव भाई, तो उसको आपने आउट करने को ही देखना होता है। युवा जी कप्तान है, अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, ये बड़ा हैरानगी वाला होता है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो शायद दबाव महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने 50 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन उस इनिंग्स में एक भी छक्का नहीं देखा राजीव भाई। जी तो वो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे वो थोड़ा सा गियर बदल सकते थे कि उस समय कौन से बॉलर को उनको टारगेट करना है, वो जरूरी है। पर जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिमरन हेटमायर ने एक अच्छी इनिंग खेली, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी काफी सारे पॉजिटिव्स थे कि जी उन्होंने भी 50 रन की एक नाबाद पारी खेली। पर हैरानगी ये है कि 2 सेट बल्लेबाज और जी 50 से अधिक रन बनाने के बाद 1 रन से टीम हार जाती है। ये आपको आईपीएल में या किसी भी फॉर्मेट में बहुत कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और निखिल भाई, इसी बात पे मैं आगे अगर कंटिन्यू करूं, ये बात ऋषभ पंत देख रहे थे कि ज्यादा अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं शिमरन हेटमायर, और 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे। तो अगर वो जो 2 रन भागे थे, अगर वो 1 रन लेते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। एज अ कैप्टन ये डिसीजन ले सकते थे कि स्ट्राइक जो है शिमरन हेटमायर ने, क्योंकि 2 जो फुल टॉस बॉलें मिस हुई हैं, हो सकता है वो हेटमायर बाहर मार देते दोनों गेंदे। हाँ राजीव भाई, आप ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन हमेशा ना आसान होता है खेल के बाद। आपको भी पता है कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर उस समय 1 रन रहते तो ज्यादा गेंदे वो जी खेलते सिमरन हेटमायर। क्या पता कि अगर सिमरन हेटमायर आउट हो जाते फिर जी कि वो 1 रन क्यों भागे। ऋषभ पंत से बेहतर बल्लेबाज कौन है, क्योंकि हेटमायर ने इससे पहले कोई भी ऐसी बड़ी इनिंग खेली नहीं आईपीएल में। कम से कम ऋषभ पंत का बल्ला बोल रहा था, कुछ समय उन्होंने क्रीज पे बिताया है पिछले कुछ मैचेस में। तो हमेशा हम लोग बात करते हैं ना, जो लोग नहीं समझ पाते कि जी भाई उस समय ये होता तो ये ऐसे हो सकता है। तो हाइंडसाइड में क्रिकेट और खेल हमेशा आसान रहता है, ये आपको भी पता है। तो कहते हैं ना, चाय की चुस्की लेके मजे लेके बात करते रहते हैं, अरे उसको 2 बॉलें और मिल जाती जी तो ये हो जाता। ये खेल है, उस टाइम हीट है तो मोमेंट में आपको निर्णय लेना होता है। एड्रेनलिन चल रहा होता है तो बड़ी दिक्कत होती है आपको। तो क्या आपको लग रहा है विराट कोहली का एक्सपीरियंस ज्यादा भारी पड़ गया है दिल्ली कैपिटल्स में, जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की, जो बॉलिंग चेंजेस किए, और जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता था थंडरस्टॉर्म आया है, बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर नहीं है, तो आप वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी करा के मैच को निकाल ले जाएं, और 2 लेफ्ट हैंडर सामने थे। देखिए, वॉशिंगटन सुंदर इस समय अपने करियर के एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। जी सामने 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, हाई आर्म एक्शन है, अतिरिक्त उनको उछाल मिल रहा था। तो मैं कहूंगा कि उनके 4 ओवर तो फर्क डालते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहा है, जी आप उनको देखें इंडिया खेलने से पहले और इंडिया खेलने के बाद, वो नीली जर्सी पहनने के बाद वो जब दौड़ के आ भी रहे हैं, उनमें वो ऊर्जा नजर आ रही है। जी अतिरिक्त ऊर्जा की वो दम से डालेंगे, एक वो कॉन्फिडेंस, एक वो सेल्फ बिलीफ नजर आ रहा है कि कोई भी बल्लेबाज सामने हो, मैं उनको आउट कर दूंगा या उनको रन नहीं बनाने दूंगा। उन्होंने जी कल ये बात भी कही कि मेरे दिमाग में ना सिर्फ एक ही सोच थी कि मैंने अपने यॉर्कर सही जगह पर डालने हैं, और उस कॉन्फिडेंस से डाला। आप बतौर गेंदबाज उस समय उस नाजुक मोड़ पे मुकाबले के, अगर आपका दोहरा मन चल रहा हो कि यहाँ डालूं वहां डालूं, तो वहां दिक्कत होती है। पर दोनों तरफ जब प्रेशर होता है तो आपको वही चीज बचा के लेके जाती है कि आप किस गेंद को डाल रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंट से अपने आप को बैक कर रहे हैं। तो मैं जी मानता हूँ सिराज भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। और हर्षल पटेल का, जनाब का तो समय ही कुछ अलग चल रहा है। जो मर्जी कर दे, कटोरी डाल दे, जो मर्जी कर दे, वो विकेट चटका रहे हैं। बिल्कुल। और निखिल भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या, दिवाली के दिन जब आप 3 पत्ती खेलते हैं फैमिली के साथ, तो ये होता है ब्लाइंड बहुत ज्यादा खेला जाता है। तो विराट कोहली, लग रहा है हर्षल पटेल में ब्लाइंड बहुत खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। 2 बड़ी कीमती विकेटें फिर ले गए इस मैच में वो। एक तरफ जब उन्होंने शुरुआत में पृथ्वी शॉ को आउट किया, फिर जब मैच बहुत क्रूशियल स्टेज पे था तो मार्कस स्टोइनिस का विकेट ले गए। देखिए, वो इस समय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको याद होगा शायद, तो पहला ही मुकाबला था जब उन्होंने 5 विकेटें भी चटकाए।
जी उनका स्कोर बॉल में एक आर्ट है कि उनका गेंद डिप करता है। एक बैट्समैन जी को डिप का मतलब समझा दें सबको कि डिप का, कि बैट्समैन को लगता है उनके पास गेंद करीब आ रही है और एकदम से दूर रह जाती है। जी और अब एक गेंदबाज 135 किलोमीटर 137 किलोमीटर प्रति घंटा पे जब स्लोअर वन डालता है और डिप के साथ डालता है, थोड़ा सा विकेट में पकड़ भी मिलती है, मदद मिलती है, तो उनको हिट लगाना बड़ा मुश्किल है। इसमें जी कोई दो राय नहीं कि विराट कोहली ने उनका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन ये आरसीबी के गेंदबाज इस समय बहुत अच्छे एक दौर से गुजर रहे हैं और उनकी स्किल लेवल इस समय कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और इसी की वजह से वो बार बार इतनी सफलता हासिल कर रहे जी। और पॉइंट शैली में अब दोबारा से आरसीबी टॉप पर है। निखिल भाई, क्या इसको संदेश माना जाए कि 14 सालों का जो एक सूखा चला आ रहा है आरसीबी के साथ, जो आरसीबी के फैंस हैं उनको थोड़ा सा खुश होने का मौका मिले, एक सपना जो आरसीबी के फैंस देख रहे हैं, आरसीबी फ्रेंचाइजी देख रही है, क्या आपको लग रहा है वो सूखा खत्म होने के आधे रास्ते कम से कम आ गए हैं, या अभी थोड़ी और गुंजाइश है? क्योंकि 10 पॉइंट्स हो गए हैं और मिनिमम 14 पॉइंट्स चाहिए आपको प्ले ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी मैचेस बहुत हैं आरसीबी के पास। कैसे आप देख रहे हैं अभी तक का जो सफर रहा आरसीबी का, और जिस तरह से पॉइंट शैली में वो दोबारा नंबर 1 पर पहुंचे? अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले हम लोग जी यही सोच रहे थे क्योंकि न्यूट्रल वेन्यूज हैं, 6 वेन्यूज हैं। पहले चेन्नई में खेल रहे थे, थोड़ा सा स्लो विकेट था कि किस तरीके की बैटिंग है आरसीबी की, उनको कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन वहां पे उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। उनकी गाड़ी ना पटरी पे चल रही है और बड़ी जोर शोर से दौड़ रही है। जी आपने कहा कि ये 14th ईयर है, सूखा है, 14 साल का बनवास, 14th आईपीएल है, नंबर 5 बैठता है। तो मुझे लगता है जी हाँ, आरसीबी के फैंस जो है राजीव भाई खुश हो सकते हैं जी कि ये टीम इस साल कुछ ना कुछ बढ़िया कारनामा करेगी, क्योंकि गेंदबाजी का डिपार्टमेंट देख लें, बल्लेबाजी का डिपार्टमेंट देख लें, हर क्रम में वो मजबूती नजर आ रही है। और अच्छी बात यह है कि बल्लेबाजी में ग्लेन मैक्सवेल बिग शो के नाम से जाने जाते हैं। पिछले जी कई साल सीजन से ना नो शो हो रहा था, इस साल वो शो नजर आ रहा है, उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा दबाव भी कम महसूस कर रहे होंगे विराट कोहली। जी देवदत्त पडिक्कल टॉप ऑफ द इनिंग्स में बढ़िया अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी का क्रम मजबूत नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूँ ये टीम में वो दमखम है आखिरी 2 तक पहुंचने की। बिल्कुल। और निखिल भाई, थोड़ा डगआउट की भी बात करेंगे, क्योंकि डगआउट और ड्रेसिंग रूम दो ऐसी जगह होती हैं जहां तक हम लोग नहीं पहुंचते, आप लोग के व्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डगआउट में रिकी पॉन्टिंग, मोहम्मद कैफ एक तरफ बैठे हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ माइक हैसन है, जो बहुत ही काम और कूल कलेक्टिव है। और क्या ये बड़ा फर्क डाल रहे हैं? थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा नजर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स में, थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा है डगआउट, जहां पे रिकी पॉन्टिंग के एक्सप्रेशंस थोड़ा सा दबाव क्रिएट कर रहे हैं कप्तान और टीम पर। वहीं दूसरी तरफ हम देखें, माइक हैसन है, जो पिछला मैच बहुत बड़े अंतर से हारे थे चेन्नई से, लेकिन टीम फिर वापस आती है कमबैक करके और अच्छा मैच जीतती है। ये कितना रोल हो जा रहा है डगआउट का और ड्रेसिंग रूम का? जी भाई, सबसे मजेदार बात है, सबको इसका मजा भी उठा सकते हैं। आपको लगता जी है कि माइक हैसन या साइमन कर्टिज कुछ कह सकते हैं विराट कोहली को? जी देखिए, फर्क ये है, एक तरफ युवा कप्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं, और साथ में दूसरी तरफ रिकी पॉन्टिंग है। रिकी जी पॉन्टिंग अपना अनुभव जरूर शेयर कर रहे होंगे ऋषभ पंत से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऋषभ पंत उनकी टीम है और वो जी अपनी टीम के हिसाब से वही निर्णय लें, चाहे सही वो बैठे या गलत हो। पर वो खिलाड़ी, उसका दिमाग इतना अच्छा है, मैं तो उनको 17 साल की उम्र से जानता हूँ। वो एक बहुत ही आक्रामक अंदाज से वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को बैक करते हैं मुकाबले जिताने को, कब किस समय क्या निर्णय लेना है। मैं मानता हूँ कि जैसे हमेशा क्रिकेट में होता है कि पहले टीम कप्तान की होती है, उसके बाद सपोर्ट स्टाफ आता है। उम्मीद करता हूँ कि जी उसी अंदाज से ऋषभ पंत टीम चलाए, जैसे विराट कोहली चला रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी चला रहे हैं। अभी उनकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उनका पहला सीजन ही है, लेकिन इन लोगों के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। उनसे जी उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखा कि कप्तान ही टीम चलाएगा, सपोर्ट स्टाफ उनको सिर्फ सपोर्ट करेगा, और जी यही फर्क है। और मैं समझ सकता हूँ कि रिकी पॉन्टिंग इतने नामी खिलाड़ी हैं, लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, वो अपना अनुभव शेयर करें, लेकिन निर्णय जो है वो ऋषभ पंत को लेने दें। टीम कहीं जी ज्यादा बेहतर चलेगी और टीम का माहौल भी कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। चलिए अब आज के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बात महेंद्र सिंह धोनी की छेड़ दी थी आपने निखिल भाई, कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली अपनी टीम खिलाते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी आज मैदान पे होंगे, मुकाबला दिल्ली में होना है, आपके शहर में होना है, हमारे शहर में होना है, और सामने होगी हैदराबाद की टीम। एक टीम पॉइंट शैली में टॉप पर जाना चाहती है और नीचे दूसरी टीम है
जो जमीन पे पड़ी हुई है और उसको ऊपर उठना है, एसआरएच की हम बात करें। और वापस वही बात आ जाती है निखिल भाई, क्योंकि एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन डेविड वार्नर ने। उनसे जब पूछा गया कि मनीष पांडे को आपने क्यों ड्रॉप किया है, तो उनका ये कहना था सेलेक्टर्स का ये फैसला है, उनका नहीं। तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ये एक कप्तान का ये बयान अपने आप ये दर्शाता है कि टीम में कितनी खलबली मची हुई है। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की टीम है जो 5 मैच में 4 मैच जीतकर पॉइंट शैली में ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल बेताब है। दो डिफरेंट कैप्टन। सबसे पहले तो डेविड वार्नर ने जो बयान दिया, मैं उस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, डेविड वार्नर जब ऐसे कोई भी कप्तान निर्णय मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहा है जी, निर्णय लेते हैं कि वो उनका निर्णय है या सिलेक्टर का, तो ये मुझे लगता है कि अपनी जगह बचा रहे हैं जी, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। क्योंकि पब्लिक जी, प्लेटफॉर्म पे आके बतौर कप्तान ये थोड़ी ना कह सकता है कि सिलेक्टर्स ने, आईपीएल में कौन से सिलेक्टर, आपको बतौर कप्तान ये निर्णय लेना चाहिए कि भाई वो इंडिया का प्लेयर है, कई बारी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाते हैं, उनका बहुत ही अनुभव है, वो मुकाबले आपको जिताएंगे, और आप अपने प्लेयर को बैक कीजिए। जी, आप ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके किसी भी खिलाड़ी के लिए नहीं बोल सकते, अपनी टीम के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप कप्तान है, आप लीडर है, सही हो गलत हो आप बोले नहीं जी मेरा निर्णय था, हमने उनको एक मैच के लिए रेस्ट किया था जी, ताकि वो सोच सके, गेम को थोड़ा बाहर से देख सके, या उनको खिलाते रहते बोले नहीं मेरे को उनकी कला में पूरी तरीके से भरोसा है। क्योंकि आपके पास जो रिप्लेसमेंट के विकल्प भी हैं, वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको मुकाबले जिता रहे हैं। आपको बड़े मजेदार एक किस्सा बताता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ जब रन नहीं बना रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी उनको पूरी तरीके से बैक कर रहे थे, उनकी कला को बैक कर रहे थे। आज उनको देखिए बल्लेबाजी वो करने आते हैं, वो निडर होकर खिलाड़ी खेल रहा है। तो उन लोगों को पता है कि बतौर कप्तान कि मेरा कैप्टन जो है मुझे पूरी तरीके से बैक करेगा। तो एक युवा खिलाड़ी के मन से ना वो डर निकल जाता है कि जी, मैंने अपने 30-35 रन बना के अपनी जगह बचानी है। अब वो खेलता है कि मैंने अपना ऐसा योगदान करना है कि मैं मुकाबले जिता सकूं। अब डेविड वार्नर एक तरफ, आपने मनीष पांडे को जो भारत के खिलाड़ी रह चुके हैं और जी, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने उनको बाहर कर दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके बोल दिया नहीं जी मेरा निर्णय नहीं था, तो चयन करता है, तो चयन करता और सपोर्ट स्टाफ टीम चला रहे हैं, तो भाई डेविड वार्नर से अच्छा तो केन विलियमसन को आप कप्तान बना दीजिए, जी। वो कहीं बेहतर एक कप्तान रहेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथी जो है कमेंट्री करते हैं वीवीएस लक्ष्मण, वो इन्फ्यूज ज्यादा अपना असर दिखा रहे हैं निखिल भाई, और सीधा इशारा मुझे लग रहा है वीवीएस लक्ष्मण और मुरलीधरन की तरफ था उनका। वीवीएस लक्ष्मण, राजीव भाई, जो वो आदमी है ना, वो जी, गऊ आदमी है। वो जी, टीम हित के ही सारे फैसले करेंगे। मैं मानता हूँ ये फैसला अगर उन्होंने लिया होता तो वो सामने आके कहते कि मैं हम लोगों ने यही फैसला किया है टीम के फेवर के लिए, कि एट द एंड ऑफ द डे कि हम चाहते हैं कि वो एक आधा गेम रेस्ट कर ले। जी, लेकिन ये निर्णय मैं बता सकता हूँ वीवीएस लक्ष्मण का नहीं है। अगर उन्होंने लिया होता तो वो आके सामने से बोलते। वो शख्स जो है ना, पीठ पीछे कुछ नहीं करता, जी, वो गऊ आदमी है, वो मतलब बिल्कुल पानी की तरह साफ रहते हैं, बिल्कुल जी, ट्रांसपेरेंट। तो ये मैं कहता हूँ कि डेविड वार्नर बतौर कप्तान अपनी टीम को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से चलाने को देखे, क्योंकि जी, बहुत जरूरी है कि आप जो फैसले लेते हैं बतौर कप्तान, आप सिर्फ 11 के लिए नहीं ले रहे। आपके पास जो बाकी के 14 बैठे हैं ना, जो जी, यंगस्टर्स, आप जो फैसला लेते हैं तो वो एक बड़ा साइलेंट मैसेज भी जाता है आपके ड्रेसिंग रूम में। हम्म, ड्रेसिंग रूम अब अगर आपका कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा तो आपकी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि फिर आने वाले खिलाड़ी ने भी तो खेलना है कि अरे भाई 30-40 रन बना के यहाँ पे अगर आप मैच नहीं जिताते तो आप बाहर बैठ जाओगे, या जी, आपका क्या किस तरीके से आपको कैप्टन बैक कर रहा है। तो वो आप इनसिक्योरिटी किसी भी टीम में नहीं चाहते। जी। और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ निखिल भाई परेशानी ये है कि एक मैच और हारे तो फिर उनको हर मैच जीतना पड़ेगा। प्लेऑफ का जो अगर जाने तक के सफर की हम बात करें, कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप आज चेन्नई के खिलाफ ये मुकाबला। और थोड़ा पॉजिटिव बात भी कर ले सनराइजर्स हैदराबाद की कि 8 मैचेस उन्होंने दिल्ली में खेले हैं, जिनमें 6 मुकाबले वो जीते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। जो दिल्ली जब उतरे होंगे एयरपोर्ट पे, तो डेविड वार्नर को उनके जो आंकड़ों के सरताज होंगे, उन्होंने बताया होगा कि आंकड़े कम से कम यहाँ ठीक है आपके साथ। देखिए आखिर तो वो चीजें राजीव भाई जो चीजें हो चुकी है। जी। लेकिन बतौर टीम अगर वो पॉइंट्स टेबल देखे ना, क्या गुरु अब तो 8वें नंबर पे है, अब इससे नीचे तो कहीं जाऊंगा नहीं। जी, तो अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे लानी होगी। वो ऑलरेडी डेंजर जोन में चल रहे हैं, और बहुत बड़ा कारण ये भी है
कि आप जो पहले टीम कॉम्बिनेशन खिला रहे थे वो सही नहीं बैठ रही थी। जीत पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? जब आप टीम कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं। जी बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी सवाल रहा होगा, सुपर ओवर में जो आदमी उस विकेट पे सामने छक्के मारा था, जॉनी बेस्टो, उनको बैटिंग नहीं मिली। जॉनी बेस्टो का जी शक्ल आपने देखी थी कि उस समय केन विलियमसन ने रन अच्छे बनाए। डेविड वार्नर की जगह मैं कहता हूँ केन विलियमसन और जॉनी बेस्टो के साथ पारी की शुरुआत करते। एक उनके पास मैच विनर है मतलब और निखिल सब भाई आपकी माने तो आप कप्तान को ही ड्रॉप कर देंगे आज। नहीं, कप्तान को ड्रॉप मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा फर्क रहता है कि जी आप अगर देखिए, फैसले हर आदमी इंसान है, में कई बार गलत हो जाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पे ना थोपिए। अगर जी कुछ गलत हो गया तो आप कह रहे हैं किसी सेलेक्टर की वजह से उनको ड्रॉप किया है। अगर जीत जाते वो फैसला सही होता तो ये जो सारा जो क्रेडिट है डेविड वार्नर अपने सर पे ले लेते। तो इस जी किस्म के खिलाड़ी अब मैं पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि वो टीम अच्छे से चलाए और यंगस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस फूके, जी क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है अब मुझे लगता है कि जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन और अब राशिद खान, उन्होंने बाकी भारतीय खिलाड़ियों में वो कॉन्फिडेंस वो डाल ही नहीं पा रहे। मैं समझ सकता जी हूँ कि उनका भी सोच ये होगा कि जो यंग खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी, वो भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जरूरी है आप पता करें भाई टीम तो एक ही है, क्यों नहीं कर पा रहे? क्या टेक्निक की वजह से है कि या मेंटल इशू की वजह से? मैं मानता हूँ टेक्निक इशू नहीं है, विकेट जी अच्छे हैं। आप अपने प्लेयर्स में वो कॉन्फिडेंस फूकेंगे, यही भारतीय खिलाड़ी आपको मुकाबले जिता के देंगे। जी वो कहते हैं ना कैप्टन राजीव भाई, जैसे सौरव गांगुली थे, तेंदुलकर, जी आपके बाद महेंद्र सिंह धोनी। आपको पता होना चाहिए मैं अपने किस खिलाड़ी के कान में क्या कहूं ताकि उसका मैं बेस्ट निकाल सकूं। ये जी भी एक कप्तानी की एक आर्ट होती है, मैन मैनेजमेंट, तभी आप अच्छे कप्तान बनते हैं। बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी शायद इसी के एकदम उल्टा है, क्योंकि एक बार हरभजन सिंह से पूछा गया निखिल भाई कि चेन्नई सुपर किंग कौन चलाता है, तो उनका जवाब था महेंद्र सिंह धोनी। वो टीम मैनेजमेंट भी है, वो कोच भी है, वो कप्तान भी है और वही टीम चलाते हैं। तो ये बड़ा फर्क है, क्योंकि अगर हम दुबई यूएई में जो आईपीएल खत्म हुआ उसको याद करें, टीम 7वें नंबर पे, आज टीम दूसरे नंबर पे। अभी तक जो 22 मैचों का अभी तक का सफर रहा है आईपीएल सीजन 14 में। और ये दर्शाता है कि कितनी जल्दी चेन्नई सीखती है, और इसका बड़ा रीजन ये है कि उनके पास महेंद्र सिंह धोनी है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा सिंपल रहा है, इसीलिए एक समय आप देखिए वो सबसे सफल टीम थी। 3 जी दफा वो आईपीएल जीत चुके हैं। पिछले साल को आप अगर हटा दें तो हर साल वो क्वालिफाई किए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, चीजें सिंपल रखते हैं। उनको पता है कि मैंने कौन से गेंदबाज से कौन से ओवर में गेंदबाजी करानी है। अगर किसी भी एक खिलाड़ी की कला में उनको भरोसा देना होता है तो वो देते हैं। उनकी जी कला अगर है, उसको प्रदर्शन किस तरीके से कौन से प्लेयर से निकालना है, तो वो पूरी तरीके से बैक करते हैं। किसी प्लेयर को जल्दी से ड्रॉप नहीं करते और जल्दी से खिलाते नहीं। उससे होता क्या है कि आपके टीम में एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है जो कि जी यंगस्टर की जब मेरे को मौका मिलेगा तो मेरे को पूरी तरीके से बैक किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं भगवान ना करे 2 मैचेस में अच्छा नहीं करूं, 3 मैचेस में अच्छा नहीं करूं तो मुझे बाहर कर देंगे। महेंद्र सिंह जी धोनी ऐसे नहीं करते। जब खिलाएंगे तो आपको पूरी तरीके से चांस देंगे। अब दीपक चहर को देख लीजिए आप, उसी जी टीम में है, उनका बतौर गेंदबाज रोल क्या है? वो अपने 4 ओवर शुरुआत में ही खत्म कर देते हैं। और दीपक चहर ने कहीं कहा भी था कि जी मैं स्लो ओवर में डाल सकता, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ में जो कला है, तुम बॉल को स्विंग करा सकते हो, तुम नई बॉल से अपने ओवर खत्म करके साइड हो जाओ। हम्म, तो साफ पता चलता है, एक कप्तान को पता है कि मैंने एक बॉलर से कैसे काम निकालना है, उसका क्या रोल है टीम में, बतौर बैट्समैन उस खिलाड़ी का क्या रोल है। रविंद्र जडेजा को देख लीजिए, वो जी आज की डेट में एक अलग किस्म के अपने आप में एक एक्स फैक्टर प्लेयर बन गए। उनकी बैटिंग की कला देख लीजिए, गेंदबाजी देख लीजिए, फील्डर, वो गोली हमेशा से रहे हैं। तो किस तरीके से अपनी टीम में वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी लेके चलते हैं, यही फर्क है। बिल्कुल। और राशिद खान का सही तरीके से आपको लग रहा है निखिल भाई यूज भी नहीं कर पा रहे डेविड वार्नर। अभी तक जो 5 मैचेस खेली है सनराइजर्स हैदराबाद, हमने किसी भी मैच में नहीं देखा कि राशिद खान ने आके पावर प्ले में बॉल डाली हो। अब ये क्या गेंदबाज मना कर देता है कि मैं पावर प्ले में नहीं डालूंगा, या कप्तान उनको सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है? क्योंकि जब आपके सबसे मेन बॉलर वो हैं और वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। देखिए खान साहब तो ऐसे 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लेके निकल जाएंगे हर बार। आप सही तरीके से यूज कब कर रहे हैं उनका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर वही बात आ जाती है कि कैलकुलेशन और कैप्टेंसी में आप कब अपना दांव चलते हैं। क्या ये भी एक बड़ी मिस्टेक है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, राशिद खान का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप उनको इस्तेमाल कीजिए। अगर
कहीं ज्यादा रन बन जाते हैं 2-3 ओवर में, तो आप उनको ला सकते हैं, क्योंकि जी, आप ऊपर से एक्स फैक्टर प्लेयर को आउट करने जाएंगे तो आपके पास कहीं एक बेहतर ऑप्शन है मुकाबले जीतने के लिए। लेकिन जी। आजकल जो ये स्टैट्स वाले हैं, ये जो मैचअप्स होता है जो बताता है कि कौन से गेंदबाज ने अगर कौन से जी, बैट्समैन के खिलाफ गेंदबाजी की है, रन नहीं बनाए, उनका स्ट्राइक रेट गिरता है, तो वो बड़ा एक मैकेनिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ना कप्तानी हो रही है। जी, इसीलिए वो कप्तान जो है वो ज्यादा सफल नहीं रह पाते। आप इसी आईपीएल में देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी कभी भी वो कैलकुलेशन से नहीं चलते। रोहित शर्मा को देख लीजिए, वो कैलकुलेशन से नहीं चलते, गेम को रीड करते हैं। विराट कोहली को देख लीजिए, वो गेम को रीड करते हैं। हाँ, वो कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद गेम किस तरीके से चल रहा है, आपको गेम को रीड करना बहुत जी, जरूरी है। सिचुएशन के हिसाब से आपको वो एक्स फैक्टर गेंदबाज है। हर टीम उनको संभल के खेलना चाहती है, क्योंकि समझते हैं कि इनको 4 ओवर में 20 रन 24 रन रन बॉल निकाल लीजिए, विकेट नहीं दीजिए, तो बाकी के आप गेंदबाजों के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप उनके खिलाफ तेजी से रन भी बना सकते हैं। पर राशिद जी, खान को आपने विकेट नहीं देनी, सेट बैट्समैन है, तो फिर दूसरे छोर से दिक्कत होती है। तो आपका काम है कि वो 24 गेंदें जो है ना राजीव भाई, बतौर जी, कप्तान, 24 गेंदें राशिद खान की किस तरीके से आप यूज करते हैं, किस समय आप उनको लेके आते हैं, वो बहुत एक सेंसिटिव डिसीजन है। और वो कैलकुलेशन जो बाहर से है ना, वो नहीं, आप जी। बीच में खड़े हैं, आप बीच में से गेम को रीड कीजिए। जी, तो चलिए आप बीच की बात कर रहे हैं निखिल भाई, तो फिर 22 गज की पट्टी की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो नाम फिरोजशाह कोटला हुआ करता था, लेकिन नाम बदल चुका है स्टेडियम का। अब अरुण जेटली स्टेडियम है, लेकिन क्या 2 सवाल है इसी से जुड़े हुए। क्या पिच बदलेगी निखिल भाई यहाँ की? क्योंकि आपने तो सारी क्रिकेट खेली है फिरोजशाह कोटला पे, आप पिच को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, नंबर 1। और दूसरा, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि क्या आपको लग रहा है दिल्ली में भी वो ड्यू फैक्टर होगा? और अगर नहीं होगा तो फिर टॉस कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे दोनों टीमों की ताकत देखते हुए, क्योंकि 71% जो मैचेस हैं वो चेन्नई ने जीते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। देखिए राजीव भाई, मैं मानता हूँ कि टॉस ओस तो नहीं होगी। टॉस में हाँ, ये जरूर है कि टीमें चेस करना पसंद करेंगी। जी, और यहाँ दिल्ली का विकेट जो रहेगा, आप देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ द विकेट रन जो है वो चौके छक्के कम लगेंगे, जी, सामने छक्के ज्यादा लगते हैं। उसका कारण ये है, अगर मिट्टी नहीं बदली है, थोड़ा सा यहाँ पे ना उछाल कम रहता है। जी, तो सीधे बैट से आप अगर बतौर बैट्समैन बल्लेबाजी करेगा, सामने छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे, आसान हो जाएगा। वो अलग बात है कि कोई तेज गेंदबाज आके शॉर्ट पिच गेंद डाले या बाउंसर डाले, तो उसको उछाल नहीं है, तब आप स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सकते हैं। लेकिन जी। बतौर स्पिनर आपको जो वैल्यू फॉर शॉट्स मिलेंगे स्पिन के खिलाफ, या बतौर बैट्समैन जब आप गियर बदल के बैटिंग करना चाह रहे हैं, कि जितना वी में खेलेंगे उतना आपको सफलता यहाँ दिल्ली की विकेट में मिलेगी। जी। एक और अंतिम सवाल निखिल भाई कि मोइन अली अब फिट हो चुके हैं, और क्योंकि हम दिल्ली की पिच की बात करें, थोड़ा स्पिन फ्रेंडली भी रहती है जो हमने देखा है, और आप कह रहे हैं ड्यू फैक्टर नहीं है। क्या आप उनको प्लेइंग 11 में दोबारा देख रहे हैं, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उन्होंने नंबर 3 पे दिया है? और थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लगे सुरेश रैना, नंबर 4 पे शॉर्ट पिच गेंदबाजी से उनको घेरा भी गया है। तो ये क्या एक फैक्टर होगा कि एक एडिशनल ऑलराउंडर खिलाएंगे? क्योंकि अगर हम चेन्नई की टीम देखें, ऐसा लगता है इतने ढेर सारे ऑलराउंडर्स हैं, इतने ऑप्शन लेके महेंद्र सिंह धोनी चलते हैं, जितना कोई ऑप्शन मुझे लग रहा है बाकी की 4-5 टीमों को मिला ले तो नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ मोइन अली एक ऐसे खिलाड़ी है, वो एक्स फैक्टर प्लेयर है। जी, जो उस खिलाड़ी का ड्यू है ना, वो राजीव भाई उनको मुझे लगता है इस साल मिलेगा। जी, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, गेंदबाज। जब वो बॉलिंग करते हैं, उनके हाथ से गेंद बहुत अच्छा निकलता है। जितना घुमाव उनकी गेंद में, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो मैं तो देखता हूँ अगर फिट है तो वो एक अहम हिस्सा होगा पूरे सीजन के लिए। आप देखेंगे कि 3 नंबर पे आके वो ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। जी। तो आज आज का दांव किस पर होगा निखिल भाई? दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, दोनों ही बता दें। अब देख लीजिए फर्क किधर है। जी, लेकिन देखिए, क्योंकि दिल जी, दिल और दिमाग दोनों जो है ना, वो कहते हैं, हम लोग मजाक करते रहते आपस में, येलो, यानी कि येलो लव ओनली चेन्नई। और हाँ, हैदराबाद हाँ जरूर कुछ अलग अद्भुत कर सकते हैं, जॉनी वेस्टो या केन विलियमसन या डेविड वार्नर कुछ अद्भुत कर दे। बट यार, चेन्नई की टीम महेंद्र सिंह धोनी, आप समझ लीजिए 11 नहीं जी। 14, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग रखते हैं, वो फंसा के रखेंगे गेम। तो मैं मानता हूँ चेन्नई का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, और गैंग्स ऑफ वासेपुर का अगर डायलॉग याद करें तो शायद सनराइजर्स के फैंस यही कह रहे होंगे
कि इनसे ना हो पाएगा। अब ये देखना है कि डेविड वार्नर इस डायलॉग को किस तरह से बदलते हैं और धोनी के दिमाग के सामने, धोनी के कॉम्बिनेशन के सामने हैदराबाद क्या कुछ नया लेके आती है, ये भी सबकी नजरें इस पर टिकी होंगी। निखिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया खेल नीति पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेल नीति पर आप भी हमारे साथ रोज जुड़ सकते हैं 9:15 पर, सिर्फ IVM यूट्यूब और IVM फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, निखिल भाई का भी मैं ट्विटर हैंडल बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, आप अपने सवाल उनको भेज सकते हैं। आप मुझे सवाल भेज सकते हैं ट्विटर और इंस्टा पे @राजीव मिश्र। और इसके अलावा आप सुन सकते हैं खेल नीति का हर एपिसोड IVM ऐप पर और ivmpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्ट पर भी आप लगातार खेल नीति के हमारे हर एपिसोड को सुन सकते हैं। तो हमारे तमाम दर्शक श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और निखिल भाई के साथ लगातार हम जो IPL की अंदर की बातें हैं वो आपको लगातार बताते रहेंगे। मैदान पे क्या कुछ हुआ जो आप नहीं देख पाए, उससे भी आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।